जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। शानदार तरीके से एनसीईआरटी भूगोल को समझने के लिए आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो क्लास में हमने मानव भूगोल की दो प्रमुख विचारधाराओं को अच्छे से समझा और वहीं से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने ये जाना भी मानव का जब प्राकृतिकरण हो जाता है, यानी मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो वो बने आगे चल के मानव भूगोल की एक विचारधारा और हमने नाम दिया उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद। और जब प्रकृति को मानव अपने अनुसार ढाल लेता है, वो विचारधारा बनी संभववाद। हमने अब तक ये भी जान लिया है भी पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति सर्वे सर्वा होती है। नेचर जैसा कहती है या जो चीज हमें उपलब्ध होती है नेचर में, हमें उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना होता है। वहीं संभववाद विचारधारा ये कहती है भी हम तो प्रकृति को, नेचर को अपने अनुसार ढाल लेंगे और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है भी बहुत सी पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत है उसके अंदर क्षय होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कोरोना जैसा वायरस आ गया, ये मानव ने अति कर दी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तब अन्य भूगोलवेताओं ने यह कहा, भाई लोगों ये किस तरीके से आप मानव भूगोल की व्याख्या कर रहे हो। तब आई एक नई विचारधारा और उस विचारधारा ने पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मध्य मार्ग को अपनाया और वो विचारधारा कहलाई नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म कहलाई। और इस विचारधारा को देने वाले भूगोलवेता का नाम है ग्रिफिथ टेलर। इस नव निश्चयवाद विचारधारा का एक नाम और भी है और वो है रुको और जाओ निश्चयवाद, यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी इसे कहा जाता है। इस रुको और जाओ बात को समझाने के लिए ग्रिफिथ टेलर ने ट्रैफिक सिग्नल, यानी यातायात का जो सिग्नल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, आपने शहरों में ये देखा भी होगा, उसके साथ तुलना की। आपने देखा है सिग्नल के अंदर एक लाल बत्ती होती है और लाल बत्ती जैसे ही जलती है उसका मतलब होता है रुक जाओ। उसके बाद पीली बत्ती जलती है, उसका मतलब होता है भी अब तैयार हो जाओ जाने के लिए, आपका वेट पूरा हो रहा है। और ग्रीन बत्ती, हरी बत्ती जब जलती है तो इसका मतलब है जाओ। अब यहां पर जो लाल बत्ती है वो कौन है? वो नेचर है, यानी इंसान कुछ भी नया करता है तो प्रकृति कहती है भले मानस एक बार तू रुक तो जा, पहले मुझे ये चेक तो करने दे भी तू जो करने जा रहा है वो सही है या नहीं। और जैसे ही इसकी रूपांतरण की अनुमति मिल जाती है, चेंज की अनुमति मिल जाती है, उसके साथ ही ग्रीन बत्ती है वो जल जाती है। अर्थात भी इंसान अब तू आगे चल, अपनी टेक्नोलॉजी से ये नई चीज बना सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो भी नव निश्चयवाद विचारधारा क्या कह रही है। तो नव निश्चयवाद की ये जो विचारधारा, ये जो संकल्प है, ये हमें ये बताता है भी यहां न तो नितांत यानी एकदम नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है, यानी आपको बहुत आजादी नहीं है जब तक कि प्रकृति हमें उस काम को करने की अनुमति प्रदान नहीं करे। इसका अर्थ यह है कि हमें प्रकृति के नियमों की पालना करनी होगी पहले, और उन नियमों की पालना करके ही हम अपने इस काम पर विजय है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये विचारधारा बताती है भी पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को बिना नुकसान किए ही हमें संभावनाओं को जन्म देना है, नए नए अवसर उत्पन्न करने हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमें औद्योगिकरण करना है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियां स्थापित करनी है, तो ध्यान रखना होगा भी जंगल है वो नष्ट
नहीं हो जाए। हमें जंगलों को भी बचाना है और विकास भी करना है। और इसका मतलब यहां एक बात क्लियर हो गई, इस नव निश्चयवाद विचारधारा में भी इसमें मानव है वो नेचर के साथ संतुलन यानी समायोजन बनाने का प्रयास करता है। अब आप समझ गए भी मानव भूगोल की तीन जो पुरानी प्रमुख विचारधाराएं हैं, उनमें एक पर्यावरणीय निश्चयवाद है, एक संभववाद है और वहीं तीसरी है नव निश्चयवाद। इतनी बात आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब लगे हाथ हम तीन नई जो विचारधाराएं आई उनको भी अच्छे से जान लेते हैं। और ये आई 1970 के दशक के अंदर, यानी 1971 से 1980 के बीच। इनमें सबसे पहली है वो है कल्याणपरक विचारधारा। इसका एक नाम और भी है मानवतावादी विचारधारा। अब हमें यह समझना है भी इस कंसेप्ट के अंदर किस बात के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। तो इस विचारधारा का जो संबंध है वो सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। अर्थात जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो हमें उसके शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके आवास के ऊपर भी बात करनी चाहिए। और आपने मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र पढ़ लिए हैं। आपको याद आ रहा होगा एक क्षेत्र है सामाजिक भूगोल और उसी की एक सब ब्रांच भी आपने पढ़ी सामाजिक कल्याण का भूगोल। तो अब आप समझ सकते हो भी उस भूगोल में इस विचारधारा के अनुसार ये जो एस्पेक्ट, ये जो पक्ष यहां बताए गए हैं, इनके ऊपर फोकस है वो किया जाता है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाती है तो उस देश की सरकार से ये उम्मीद भी रखी जाती है भी वो सरकार अपने देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च है वो करे। अब आती है इसके बाद दूसरी विचारधारा जिसका नाम है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। इस विचारधारा का जो संबंध है वो गरीबी से है, यानी गरीबी के कारण क्या है उस पर भी हमें विचार करना है। गरीबी का बंधन क्या है, भी कोई व्यक्ति गरीबी में कैसे बंधा हुआ है और सामाजिक रूप से असमानता क्यों है, इन तीन बिंदुओं के ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। इनके ऊपर फोकस किया है इस आमूलवादी और रेडिकल विचारधारा में। तो और एक चीज और यहां जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है भी इस विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है भी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किस विचारधारा में किया गया है, तो आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा में किया गया है। अब इसके अंदर किसकी बात आती है, सीधी सी बात है ये विचारधारा पूंजीवाद का विरोध करती है, यानी निजीकरण का विरोध करती है। कार्ल मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया भी संपत्ति का समान बंटवारा है वो हो जाना चाहिए ताकि ये जो गरीबी की और असमानता की जो समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। इसके बाद है तीसरी विचारधारा व्यवहारवादी विचारधारा। इसके अंदर जो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव से भी तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम सीखते हैं। तो उस प्रत्यक्ष अनुभव का प्रयोग और उसके साथ साथ मानव की जाति, उसकी प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के ऊपर जोर है वो दिया गया है। यानी कोई भी किसी भी जाति, प्रजाति, धर्म का व्यक्ति है वो किसी भी वातावरण में किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार की सांस्कृतिक रूप से भूदृश्यों का निर्माण करता है, हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और अब आपने जो क्षेत्र और उपक्षेत्र पढ़े, अगर उनकी बात करें तो आपने व्यवहारवादी भूगोल, एक सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है वो पढ़ा। उसके अंदर इसी
इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस है वो किया जाता है, जो कि मनोविज्ञान से, सामाजिक विज्ञान के अंदर जो एक टॉपिक है मनोविज्ञान, उससे रिलेटेड है। तो अब आप आज की इस वीडियो क्लास में नवनिश्चयवाद और उसके पहले की वीडियो क्लास में आप पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद को अच्छे से समझ चुके हो, और उसके साथ साथ 3 नई जो विचारधाराएं आई 1970 के दशक में, कल्याणपरक, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा, उनको अच्छे से जान पाए हो। अब आपको क्या करना है, अब अपनी नोट्स की कॉपी में जहां से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं वहीं से आप क्रम से इसको लिखते जाना है। इसका बहुत बड़ा फायदा है, वो आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे। तो इस तरीके से इस पेज को आप यहां तक लिखेंगे और उसके बाद में 1970 का दशक, 3 नई विचारधारा हेडिंग लगाकर उसके बाद में इसको आप वहां पर नोट कर लेंगे। इसके बाद में एक टॉपिक आपका और बचता है भी, मानव भूगोल की जो विभिन्न अवस्थाएं बनी समय के साथ साथ, किस प्रकार से मानव भूगोल का अध्ययन किया गया, उसका बारे में हम अगले वीडियो क्लास के ऊपर बात करेंगे। और साथ में ही इस चैप्टर के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। और आप में से जो साथी नए हैं इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन है वो वीडियो क्लास का मिल जाए। और आपको पहले बताया इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो कंप्लीट आपको करवाई जाएगी। अब जाते जाते एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, मानव भूगोल की किस विचारधारा के अंदर कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है? कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब है वो जरूर दीजिएगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।